ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कि अपने घर में बड़े ही मजे से रहा करता था। लेकिन उनके पड़ोसियों ने इस परिवार के लोगों को पिछले काफी दिनों से नहीं देखा था। कभी कभार वो लोग सोचा करते थे कि हम लोग जाकर इन्हें चेक कर लें, लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी आती है कि इनका पंखा चलता है, घर का लाइट चलती रहती है, इसके साथ साथ रेडियो भी चलता रहता है, तो वो लोग घर के अंदर ही होंगे। और वैसे भी हम लोग काम पर सुबह चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, इन्हीं कारणों के चलते हम लोगों ने इन्हें नहीं देखा होगा। लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही उनके पड़ोसियों ने देखा कि दो महिलाएं इस घर के अंदर ताक झांक कर रही हैं। तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस वाले जब यहाँ पर आते हैं और उन महिलाओं से वो लोग बात करते हैं, तो उन दोनों महिलाओं ने कुछ एक ऐसी बातें बताई जिसके चलते वो पुलिस वाले इस घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं। और वहां पर जाकर वहां की जो सिचुएशन थी उसे देखकर पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया कि यार ये क्या है। ये घटना है वेस्टफील्ड न्यू जर्सी की, जब 17 सितंबर 1925 को जॉन लिस्ट का जन्म होता है। इसके माता पिता अपने बेटे की बड़े ही अच्छे से परवरिश करते हैं। जॉन अब धीरे धीरे कर बड़ा हो रहा था, उसे बाहर घूमने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उसके माता पिता का यह कहना था कि बेटा तुम्हें ज्यादा घूमने फिरने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, भगवान के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता काफी ज्यादा धार्मिक किस्म के थे। लेकिन उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, जिसके चलते वो अपने बेटे से यही बात कहते कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जॉन भी अपने माता पिता की सारी बातें मानता है। हर रोज वो सुबह उठकर नहा धोकर चर्च जाया करता था, काफी ज्यादा रिलीजियस वो बन चुका था और वो हर एक व्यक्ति से सिर्फ काम की बात ही किया करता था। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो बड़ा हो गया। अब वो मिलिट्री जाकर ज्वाइन उसने कर ली थी, लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही वो मिलिट्री से वापस आ जाता है। अकाउंटेंट की आकर वो जॉब करने लगता है और इसी तरह उसने काफी सारी अपनी जॉब बदली और आखिर में वो एक पेपर कंपनी में एक सुपरवाइजर के रूप में काम करने लगता है। लेकिन 1951 में इसकी मुलाकात हेलन मॉरिस टेलर से होती है। इस महिला की पहले भी शादी मार्विन टेलर नाम के एक व्यक्ति से हो चुकी थी, लेकिन उसकी बाद में मौत हो गई और अब ये विडो हो चुकी थी। ये दोनों ही लोग मुलाकात के बाद एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और इस घटना को बीते हुए अभी कुछ एक दिन ही हुए होंगे कि हेलन ने जॉन से ये बात कही कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जॉन काफी ज्यादा धार्मिक किस्म का था, जिसके चलते उसने ज्यादा आनाकानी नहीं की और उसने सीधी ये बात हेलन से कह दी कि अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मुझे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। और आखिरकार वो लोग उस घटना के 1-2 महीने बाद ही शादी कर लेते हैं। लेकिन जब उन दोनों की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद कुछ एक दिन बीत चुके थे, तो इसी बीच हेलन ने जॉन को बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ये बात उसने वैसे ही जॉन को बोल दी थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जॉन सीधा उसे शादी के लिए ही बोल देगा। दरअसल उसे जॉन काफी ज्यादा पसंद था और उसने यही बात देखने के लिए कि अगर मैं सच में ही प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो जॉन किस तरह का रिएक्शन करेगा, ये बात उसने बोल दी थी। लेकिन बाद में उसकी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो इस बात को जॉन को बता सके। लेकिन जॉन ने अब यही बात कही कि कोई बात नहीं, तुमने जिस तरह की भी बातें कही थी अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। जॉन और हेलन की शादी के कुछ एक दिनों बाद ही उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम उन्होंने पैट्रिका रखा। उसके कुछ एक दिनों बाद उन्हें एक और लड़का होता है जिसका नाम उन लोगों ने फेडरिक रखा और उसके बाद एक आखिरी लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने जॉन जूनियर रखा। अब इनकी जिंदगी बड़े ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसी टाइम हेलन की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है, जिसके चलते जॉन उसे लेकर डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। और वहां पर जाकर जब डॉक्टर ने हेलन की पूरी रिपोर्ट निकाली तो उसे पता चलता है कि इसे सिफिलिस नाम की बीमारी हो चुकी है और इसे ये बीमारी इसके पिछले पति से मिली थी। लेकिन जॉन का यही कहना था कि इसमें हेलन की तो क्या गलती है और जो भी हो हम इसका इलाज करवा लेंगे, जैसे भी इसकी दवाइयां चलने वाली हैं वो आप उसे दे दीजिए। डॉक्टर के साथ यही सब बातें करके वो दोनों वापस घर पर आ जाते हैं और कुछ एक दिन यूं ही जब टाइम बीतता है तो वो लोग वेस्टफील्ड से न्यू जर्सी जा पहुंचते हैं। वहां पर रहकर अपने काम के प्रति जॉन काफी ज्यादा मेहनत करता है और इसके साथ साथ उसका यही रूटीन था कि हर रोज सुबह तैयार होकर चर्च जाना और वहां पर अच्छे से अपनी प्रेयर वगैरह कर लेने के बाद अपने काम पर चले जाना। लेकिन जॉन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा वफादार था, काफी ज्यादा मन लगाकर वो काम किया करता था। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब उसे एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब उसकी तनख्वाह काफी ज्यादा हो चुकी थी, परिवार अब काफी ज्यादा खुश था कि हमारे घर की आमदनी अब बढ़ चुकी है और अब हम लोग खुलकर खर्चा कर सकते हैं। अब उसकी पत्नी बड़े बड़े ख्याल देखने लगी थी और उसने ये बात जॉन से कही कि हमारे शहर में प्रीज कनोल हवेली जो है तुम उसे खरीद लो, वो काफी ज्यादा बड़ी है,
मैंने सुना है कि उसके अंदर 19 कमरे हैं और वहां पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन पहले तो जॉन ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन जब उसकी वाइफ उसके सामने कुछ ज़्यादा ही जिद करती है तो जॉन ने यही बात सोची कि अब तो उसकी काफ़ी अच्छी नौकरी लग चुकी है, क्यों न वो थोड़े पैसे उधार ले ले। उसके बाद धीरे धीरे कर अब उसकी आमदनी बढ़ चुकी है तो वो सारा का सारा कर्ज उतार देगा, जिसके चलते जॉन अपनी माँ के पास जाता है और वहां पर जाकर उसने ये बात कही कि मैं इस तरह एक हवेली लेना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, धीरे धीरे कर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसकी माँ ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पैसे के लिए मना नहीं करती, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी तुम हवेली लेने वाले हो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मैं भी रहा करूंगी। जॉन इस बात के लिए मान जाता है और पहले तो उसकी माँ एल्मा भी इस बात के लिए इनकार कर देती है क्योंकि वो जॉन की वाइफ हेलन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और इन दोनों के बीच ज्यादा नहीं बना करती थी। लेकिन जॉन उसका बेटा है और उसने किसी चीज को मांगा है तो कोई माँ किस तरह से मना कर सकती है। एल्मा ने भी इस बात के लिए हाँ भर दी और वो इसी शर्त को लेकर कि वो भी वहीं पर रहने वाली है उसे पैसे दे देती है। जॉन जाकर उस हवेली को खरीद लेता है और पूरा का पूरा परिवार वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब पूरा परिवार बिल्कुल खुश था। जॉन का हर रोज का यही काम रहा करता था कि हर रोज सुबह तैयार होना, उसके बाद अपनी जॉब पर चले जाना और उसके अलावा इनके तीनों बेटे अपने अपने स्कूल में चले जाया करते थे। अगले कुछ एक दिन तो ये सारी बातें यूं ही चलती रहती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब किन्हीं कारणों के चलते जॉन को उस बैंक से निकाल दिया जाता है। जॉन वापस घर पर आ चुका था और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपने परिवार को ये बात बोले कि उसकी नौकरी जा चुकी है और जिस तरह का वादा उसने अपनी माँ से किया था कि उनके सारे पैसे वो वापस लौटा देगा, अब वो उन पैसों को नहीं लौटा सकता, जिसके चलते जॉन ने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया और वो इसी तरह जिस तरह की हर रोज वो जॉब पर जाया करता था यूं ही जॉब पर जाता रहता है। उसके बच्चे भी हर रोज स्कूल में तैयार होकर चले जाया करते थे। जॉन भी अपने सारा का सारा सामान वगैरह लेकर हर रोज की तरह जैसा कि वो बैंक में जाया करता था वो यूं ही जाता रहता है और टाइम पास के लिए वो किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी भी ट्रेन में चढ़ जाया करता था और इसी तरह पूरा दिन कहीं ना कहीं पर घूमकर वापस अपने घर पर शाम को आ जाया करता था। उसने अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो किस तरह के हालातों को फेस कर रहा है और इसी तरह घूमते घूमते जब वो ट्रेनों में टाइम पास कर रहा था तो दूसरी तरफ वो और नौकरियों के लिए भी ट्राई कर रहा था। इसी बीच उसकी काफी सारी नौकरियां लगती हैं, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है और उसके दिमाग पर हमेशा स्ट्रेस बना रहा करता था कि अब वो आगे क्या करेगा। उसकी माँ के बैंक अकाउंट के बारे में उसे पता था, उसकी माँ उसके ऊपर विश्वास किया करती थी और उसने अपनी चेकबुक भी उसे ही दे रखी थी, जिसके चलते जॉन कभी कभार उनके खाते से पैसे निकलवा लिया करता था और इसी तरह जॉन का अब काम चल रहा था। अब उसने अपनी माँ के अकाउंट से भी काफी सारे पैसे निकाल लिए थे। उनके बच्चे लगातार खर्चे बढ़ाते जा रहे थे क्योंकि उन्हें यही अंदाजा था कि उनके पिता की एक काफी ज्यादा अच्छी जॉब लग चुकी है, लेकिन असल में उनके पास पैसे की लगातार तंगी होती जा रही थी और जॉन ये बात भी बोला करता था कि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं। और कुछ एक दिनों बाद ही जॉन जल्दी अपने घर पर वापस आने लगता है, अपना कुछ एक टाइम परिवार के साथ बिताने लगता है। तो इसी टाइम उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को नशे की लत लग चुकी है और वो अपने स्कूल में काफी सारे बॉयफ्रेंड बनाए हुए है आज के टाइम में और इसकी संगत लगातार बिगड़ती जा रही है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी को भी लगातार बीमारी बढ़ती जा रही थी, समस्या उसकी बढ़ती जा रही थी उसी बीमारी के कारण जो कि उसे अपने पिछले पति से मिली थी। अब उसे खड़े खड़े ही चक्कर आने लगे थे, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि उसके पति की एक ऐसी जगह पर जॉब लगी है जहां से उन्हें काफी अच्छी सैलरी आ रही है, जिसके चलते वो भी शराब पीना शुरू कर देती है अपने इन सारे की सारी बीमारियों को भुलाने के लिए। लेकिन इसका शराब पीने का ये शौक कब इसकी आदत बन गई इसे भी इस बारे में नहीं पता था। एक टाइम था जब उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा रिलीजियस हुआ करती थी, हर रोज वो चर्च जाया करते थे, भगवान में काफी ज्यादा विश्वास रखा करते थे। लेकिन आज के टाइम में उसकी बेटी अलग नशे कर रही थी, अलग अफेयर चला रही थी बाहर किसी और लड़कों के साथ। दूसरी तरफ उसकी खुद की पत्नी यहाँ पर शराब पीकर अपने घर पर पड़ी रहा करती थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे, जहां उसकी नौकरी भी जा चुकी थी और जॉन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि उसे अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन उसका ये भी मानना था कि ये एक पाप है, कोई कायर ही आत्महत्या करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मुझे नर्क जाना होगा। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, उसने अपने परिवार को अच्छी जिंदगी
जिंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिर में वो असफल रहा और आज के टाइम के हालात वो देख ही सकता था। उसने ये बात तो पहले ही सोच ली थी कि गरीबी एक अभिशाप है और अपने परिवार को गरीबी से बचाने का आखिरकार उसने एक फॉर्मूला निकाल भी लिया। और तब तक टाइम आ चुका था 9 नवंबर 1971 का, जब वो सुबह उठता है, अच्छे से नहा धोकर अपने चर्च में जाता है, वहां पर जाकर अच्छे से प्रेयर करता है और वापस घर पर आता है। घर पर आकर उसने अपनी वाइफ से ये बात पूछी कि बच्चे कहाँ पर हैं, तो उसकी वाइफ ने कहा कि बच्चे तो तैयार होकर स्कूल जा चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी वाइफ के पास बैठ काफी देर तक वो उसके साथ बातें करता है। वो सभी बातें करता है कि हम किस तरह से मिले थे, हम एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे, और इसी तरह की कुछ एक देर बातें कर लेने के बाद उसकी वाइफ ये बात कहती है कि मुझे अब खाना भी तैयार करना है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ये बात बोलकर वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और पीछे से जॉन जाकर उसके कनपटी पर बंदूक रखकर गोली चला देता है। बंदूक चलते ही गोली उसके सिर से आर पार हो गई और वो वहीं पर गिर जाती है। इससे पहले ही जॉन ने इसका जुगाड़ कर लिया था, जिसके लिए वो वहां पर एक स्लीपिंग बैग को लेकर आता है और उसके बाद अपनी वाइफ की बॉडी को उसमें डाल देता है और उसके बाद उसे एक हॉल में ले जाकर वहां पर रख देता है और वापस आकर वहां पर जितना भी खून फैला हुआ था उसे साफ करने लगता है। अब नीचे का सारा साफ सफाई हो चुकी थी, जिसके बाद जॉन अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ ऊपर अपने खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो इसके जस्ट ऊपर वाली बिल्डिंग में ही रहा करती थी। तो वहां पर जाने के बाद जॉन अपनी माँ के साथ भी कुछ एक देर बातें करता है और उसके बाद जब उसकी माँ अपने काम पर लग जाती है तो पीछे से उसने उसके सिर पर भी गोली चला दी। उसकी माँ ने भी वहीं पर अपनी जान गंवा दी और वो वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद जॉन उसे भी उठाकर नीचे लाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी स्लीपिंग बैग में डालकर वहीं हॉल में ले जाकर छोड़ दे, लेकिन उनका वेट काफी ज्यादा था, जिसके चलते वो उसे नहीं उठा पाया और वो उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस नीचे आ जाता है और कुछ एक देर तक वो अपने खाने की तैयारी करने लगता है। जब उसका खाना बन चुका था, तैयार हो चुका था, तो वो खाना खाने लगता है और वेट करने लगता है अपने बच्चों की कि उसी टाइम जॉन के पास उसकी बेटी के स्कूल से फोन आता है कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्या आप आकर इसे ले जा पाएंगे। तो जॉन अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही वो लोग अपने घर पर पहुंचे, घर के अंदर जाते ही जॉन बेडरूम की तरफ जाने लगता है। उसकी बेटी बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर आने लगती है और ये बात पूछने लगती है कि आखिरकार मोम कहां पर हैं। और वो जब आंगन में पहुंचती है तो वहां पर जॉन आकर उसके सिर में भी गोली मार देता है। उसकी बेटी भी वहीं पर गिर जाती है और उसने भी अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद जॉन उसकी बॉडी को उठाकर स्लीपिंग बैग में रख देता है और उसे उठाकर वहीं हॉल में पहुंचा देता है, जहां पर कि इस टाइम उसकी मोम की डेड बॉडी भी रखी हुई थी। और वो वापस आकर वहां की भी साफ सफाई करने लगता है, जहां पर वो खून के छींटे लगे हुए थे। सारी सफाई कर लेने के बाद वो फिर से वेट करने लगता है और उसके बाद उसका बेटा पैड्रिक भी घर पर आ जाता है। घर पर आते ही उसने अपना बैग साइड में रखा और सीधा वो जा पहुंचता है किचन में। वहां पर खाने की चीजें ढूंढने लगता है और इसी तरह खाने की चीजें ढूंढते ढूंढते वो अपने पिता से पूछता है कि क्या उसकी बहन अभी तक नहीं आई है और उसकी माँ कहाँ पर है। और ये सारी बातें बोलकर जब वो खाने की चीज लेकर अपने साथ बाहर आता है तो उसके सामने ही जॉन खड़ा हुआ था और उसके आते ही उसने उसे भी गोली मार दी। उसकी बॉडी भी इसी तरह स्लीपिंग बैग में रखकर हॉल में पहुंचा दी जाती है और उसके बाद वहां की भी साफ सफाई कर दी जाती है। लेकिन अभी तक उसका छोटा बेटा जॉन जूनियर नहीं आया था। तो जॉन सीधा उसके स्कूल जा पहुंचता है और जॉन जूनियर ने यह बात कही कि आज उसका मैच होने वाला है, फुटबॉल मैच है, वो अभी घर नहीं जा सकता। तो जॉन ने यह बात कही कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारा मैच देख लेता हूँ, और वो वहीं पर रुक जाता है। वो अपने बेटे को गेम के दौरान काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है और काफी ज्यादा हुटिंग करता है। गेम पूरा हो जाने के बाद वो अपने बेटे के सारे पसीने वगैरह पोंछकर अपनी गाड़ी में बैठाकर घर पर ले आता है और यहाँ पर लाकर जैसे ही उसका बेटा घर के अंदर जाता है तो जॉन ने पीछे से दरवाजे बंद किए और उसके सिर में भी गोली मार दी। लेकिन जब वो उसे गोली मार रहा था तो उसका बेटा जॉन जूनियर उसे मुड़कर देख लेता है और वो अपने आप को बचाने के लिए सिर को थोड़ा टेढ़ा करता है, लेकिन फेस को टेढ़ा कर लेने के बाद भी उसके मुंह पर जाकर वो गोली लग जाती है और वो गोली उसके जबड़े को चीरते हुए सीधी निकल जाती है। जॉन जूनियर अपने आप को बचाते हुए और अपने पिता से ये बात पूछते हुए कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन जॉन अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकता था, जिसके चलते उसने उसी टाइम उसके शरीर पर करीबन 9 गोलियां और चलाई और उसके बाद उसे
भी स्लीपिंग बैग में डालकर हॉल में पहुंचा दिया। और ये सारा कांड कर लेने के बाद वो खाना बनाने के लिए जाता है। खाना बनाकर वो नहाने जाता है और उसके बाद वापस आकर खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही हुई वो दोबारा से नहाता है, चर्च जाता है और चर्च में जाकर अपने परिवार के साथ जो कुछ भी उसने किया था उन सारी चीजों के लिए माफी मांगता है। और उसके बाद वापस घर पर आकर पूरे घर की लाइट जलाकर रेडियो को ऑन करके, ताकि उनके पड़ोसियों को यही लगे कि ये परिवार घर के अंदर ही है और सारी चीजें नॉर्मली चल रही हैं, वो घर के बाहर आ जाता है। और वहां पर आकर उसने अपने बच्चों के स्कूल में ये फोन कर दिया कि उनका एक रिश्तेदार बीमार है और उनकी पूरी फैमिली अपने उस रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रही है, जिसके चलते वो अगले कुछ एक दिनों तक स्कूल में नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ उसने अपने बॉस के पास भी कॉल किया और यही सारी घटना बताई और इसके अलावा जिन जिन लोगों से वो फैमिली हर रोज मिला करती थी उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। वहां पर जाकर उसने अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क कर दी और उसके बाद एक बस में बैठकर रेलवे स्टेशन के पास आ जाता है। वहां पर उसने एक टिकट ली और ट्रेन में बैठकर डेनवर चला जाता है। वहां पर जाकर वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। अब उसके ऊपर किसी भी परिवार के मेंबर का कोई भी बोझ नहीं था, जिसके चलते उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया और जो भी नौकरी उसे मिल रही थी उससे वो खुद का खर्चा बड़े ही आराम से निकाल रहा था। धीरे धीरे कर उसके कारनामों को देखकर जिस तरह का वो मेहनती था उसे एक काफी अच्छी नौकरी मिल जाती है। अपना नाम बदलकर पैड्रिक क्लार्क कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुरानी जिंदगी से उसका कोई भी रिलेशन रहे। और एक ना एक दिन पुलिस उसके घर पर जरूर जाएगी और उसके बारे में तहकीकात करेगी, जिसके चलते उसने पूरा नाम बदल लिया और यहाँ पर आकर डोल्रस मिलर नाम की एक लड़की से शादी कर ली। अब वो परिवार में काफी ज्यादा खुश था और उसकी पत्नी भी उसे काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। अब पहले वाला माहौल बन चुका था। ये वाली महिला भी अब काफी ज्यादा धार्मिक थी और ये दोनों ही हर रोज चर्च जाया करते थे। बिल्कुल मजे से इनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके परिवार में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो वहां पर मौजूद उनके पड़ोसियों ने यही बात सोची कि इस घर के अंदर गाने चलते रहते हैं और हम लोग सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम को वापस लेट आते हैं और हो सकता है आजकल इनका रूटीन यही चल रहा हो कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ये अंदर चले जाते हों और जब हम लोग अंदर आते हैं तो ये लोग बाहर रहते हों। और वैसे भी इनके घर पर काफी अच्छे अच्छे गाने चलते रहते हैं। तो उन लोगों ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब दो महिलाएं इनके पड़ोसियों ने देखा कि इस घर के अंदर देख रही हैं, तो तुरंत उन्होंने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं और उन दोनों ही महिलाओं से ये बात पूछते हैं कि हाँ जी मैडम, आपको क्या चाहिए। तो उन दोनों महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर पैट्रिका नाम की एक लड़की रहती है और हम दोनों उसकी टीचर हैं। वो पिछले काफी दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है। हम लोगों ने उसके पिता से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। आखिरी टाइम में उन्होंने ये बात हमसे की थी, लेकिन उसके बाद काफी टाइम बीत चुका है, ये लड़की अभी तक वापस स्कूल नहीं आई है। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जिसके चलते वो लोग जाकर दरवाजा नॉक करने लगते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जिसके बाद वो लोग पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उसे तोड़कर, और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सन्नाटा छाया हुआ है। काफी ज्यादा धूल भी यहाँ पर जमी हुई है, मानो ये घर पिछले काफी दिनों से बंद हो। इसी तरह छानबीन करते करते जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं, वहां पर दरवाजा खोलते हैं तो वहां अंदर से उन्हें काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है। वो लोग अपने मुंह पर रुमाल रखकर अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर जब उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पर 4 स्लीपिंग बैग थे और चारों के अंदर अलग अलग लाशें रखी हुई थी। अभी तक उनके टीचर्स का ये कहना था कि वो लड़की मिसिंग है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये केस मिसिंग से क्राइम का बन चुका था। और उसके बाद पुलिस वालों की और टीम भी यहाँ पर आ जाती है और जब इस पूरे घर को सर्च किया जाता है, पुलिस वाले इस घर के ऊपर जाते हैं, वहां पर जाकर छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी और मिलती है और वो थी जॉन की मां एल्मा की। पुलिस वालों ने सारी चीजें देख ली कि यहाँ पर ये महिला मर चुकी है, ये लड़का था ये भी अपनी जान गंवा चुका है, ये बूढ़ी महिला थी इसने भी अपनी जान गंवा दी। टोटली अगर देखा जाए तो परिवार का हर एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, सिर्फ और सिर्फ जॉन को छोड़कर। तो पुलिस वाले अलग अलग तरह के अपने अंदाजे लगाने लगते हैं कि आखिरकार जॉन के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है किसी ने आकर यहाँ पर इन सारे लोगों को मार दिया हो और उसके बाद जॉन को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया हो। उन्होंने आस पड़ोस वालों से पूछा तो यही बात कही कि ये परिवार काफी ज्यादा खुश मिजाज था और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसी तरह अगले काफी दिनों तक पुलिस वाले जब इस केस के ऊपर छानबीन करते रहते हैं तो उन्होंने पाया
कि जॉन की गाड़ी इस टाइम वहीं पास में मौजूद एक एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने वहां से उसके सारे फिंगरप्रिंट वगैरह ले लिए और काफी सारी और भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई भी ऐसे सबूत उन लोगों के हाथ नहीं लगे जिससे वो लोग इस बात को प्रूव कर पाए कि जॉन ही अपने पूरे परिवार को यहाँ पर निपटा कर चला गया है। पुलिस वाले अगले काफी दिनों तक जॉन की तलाश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती और धीरे धीरे कर यूं ही टाइम बीतने के साथ साथ ये केस ठंडा पड़ जाता है। 18 साल इन सारी बातों को बीते हो चुके थे। उसके बाद टाइम आ चुका था 1989 का, जब इस केस को फिर से ओपन किया जाता है। दो डिटेक्टिव इस केस को फिर से ओपन करते हैं और वो बंद पड़े इसी तरह के ठंडे पड़ चुके केसों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनके हाथ ये केस लगता है। तो उन्होंने इसके ऊपर छानबीन करनी शुरू की और उन्होंने पाया कि इस केस में सिर्फ एक ही फोटो पुलिस वालों के पास जॉन की मौजूद है और इसी से इस केस को सोल्व करना होगा। और उस टाइम टीवी का एक काफी ज्यादा फेमस शो अमेरिकन मोस्ट हॉन्टेड आया करता था। तो पुलिस वाले उन शो वालों के पास जा पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी उन शो वालों को बताई, लेकिन उन टीवी शो वालों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि इस केस को बीते हुए लगभग 18 साल बीत चुके हैं और अब हमें नहीं लगता कि इस केस में आप लोगों को किसी भी तरह की सफलता मिलेगी। लेकिन पुलिस वालों का यह कहना था कि हम लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। हमारे पास जॉन की ये एक तस्वीर थी जो कि उसने 18 साल का होने पर खिंचवाई थी और इसी तस्वीर के सहारे हम लोगों ने काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स की मदद ली और काफी सारे मूर्तिकारों की मदद लेकर एक स्टैचू बनवाया है जो कि इस तरह का है। और उन लोगों का यही कहना है कि 18 साल का होने पर जॉन कुछ इस तरह का दिखाई देता था और आज के टाइम में इतने साल बीत चुके हैं, इतनी उसकी एज हो चुकी होगी और इस तरह का वो आज के टाइम में दिखाई देता होगा। और आखिरकार वो टीवी शो वाले भी मान जाते हैं। जब टीवी शो चल रहा था तो उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल इस केस के बारे में अपने व्यूअर्स को बताई और उनसे मदद मांगी। और अगले काफी दिनों तक पुलिस वालों के पास अलग अलग जगह से कॉल आते हैं कि हाँ जनाब, इस तरह का एक बंदा हमारे पड़ोस में रहता है, लेकिन ये तो बचपन से ही यहाँ पर रहता है। और इसी तरह के काफी सारे और भी कॉल पुलिस वालों के पास आते हैं, लेकिन एक कॉल इन सब से अलग था जहां पर सारी की सारी यही बातें बताई गई थी कि हाँ जनाब, एक आदमी है जो कि करीबन 15-16 साल पहले यहाँ पर आया था। उससे पहले वो क्या करता था इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह की फोटो आप लोगों ने टीवी पर दिखाई थी वो उससे काफी ज्यादा मैच करता है। आप लोग आकर इससे पूछताछ कर लीजिए, अगर कोई सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिएगा। जिसके बाद FBI सीधा उसी के घर पर जा पहुंचती है। उस टाइम उसकी वाइफ घर पर ही थी और पुलिस वालों ने ये बात पूछी कि क्या बॉब घर पर ही है, लेकिन उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो तो जॉब पर गए हुए हैं और वो यहाँ पर जॉब करते हैं। FBI अब की बार वहीं पर जा पहुंचती है उसकी जॉब वाली जगह पर और वहां पर जाकर उससे बातें करती है। और पहली नजर में जब उन लोगों ने देखा तो वो हूबहू उसी जैसा था जैसा कि उनका स्टैचू। तो FBI जाकर उससे बातें करती है कि क्या आप ही का नाम बॉब है। उसने कहा कि हाँ जनाब, मेरा ही नाम है, बताइए जनाब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि अगर आपका ये नाम है तो जॉन किसका नाम है। ये बात FBI वालों की सुनते ही बॉब का पूरा दिमाग चकरा गया और उसने ये बात कही कि जनाब मेरा नाम जॉन नहीं है, मैं ना ही इस तरह के किसी आदमी को जानता हूँ। लेकिन जिस तरह के वो बातें कर रहा था उससे FBI को पूरा यकीन हो गया कि यही वो बंदा है जिसकी हमें पिछले काफी दिनों से तलाश है। और उसके बाद FBI वाले उसे अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूरी पूछताछ करते हैं। और कुछ एक देर की मशक्कत के बाद उसने सारी की सारी बातें बताई कि हाँ जनाब, मैं वही बंदा हूँ जिसकी आपको तलाश है। दरअसल वो सारे के सारे कांड मैंने ही रचे थे और उसका खास कारण यही था कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब हमारी पूरी फैमिली काफी ज्यादा रिलीजियस हुआ करती थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उनका काफी ज्यादा बुरा हाल होता जा रहा था। वो लोग सारे के सारे ऐसे काम कर रहे थे जिनसे उनके नर्क में जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे थे। हाँ, मैंने उन चारों को तो मुक्ति दे दी, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती उसे मारना पड़ा, क्योंकि उसे पता है कि जब उसकी माँ को पता चलेगा कि उसके बेटे ने उसके परिवार को बिल्कुल खत्म कर दिया है तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएंगी, जिसके चलते उसे अपनी माँ की भी जान लेनी पड़ी। उस टाइम वो खुद की भी जान गंवाने वाला था, आत्महत्या वो करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता था कि आत्महत्या करना एक पाप है और वो अगर ऐसा करता है तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा। उसकी पूरी की पूरी फैमिली को वो स्वर्ग में भेज चुका है, लेकिन अगर वो अब खुद की भी जान ले लेता है तो उसे नर्क में जाना होगा। बस वो अपने परिवार के पास जाने के लिए खुद जिंदा रहा और वेट करने लगा अपनी मौत की। लेकिन
लेकिन अकेले अकेले वो कब तक वेट करता, जिसके चलते वो दूसरे शहर चला जाता है और वहां पर जाकर फिर से शादी कर लेता है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जज को भी पहले तो यही लगा कि शायद ये दिमागी तौर पर थोड़ा हिला हुआ है और इसका चेकअप करवाना जरूरी है, लेकिन सारी की सारी रिपोर्ट जब आ चुकी थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और जॉन के उन सारे कारनामों को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में भी जरूर बताएं। घटना 1993 की है, जब 13 साल की क्रिस्टीना अपनी मां सेलेस्टिन और अपने स्टेप फादर स्टीव के साथ ऑस्टिन टेक्सास में रहा करती थी। इसकी एक जेनिफर नाम की जुड़वा बहन भी थी जो कि अपने सगे पिता क्रैग के साथ वॉशिंगटन स्टेट में आज के टाइम में रहा करती थी। ये दोनों ही बहनें एक दूसरे से आपस में काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन जब इनके माता पिताओं के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं तो इन्हें भी अलग होना पड़ता है। डिवोर्स के बाद क्रिस्टीना सेलेस्टिन के साथ चली जाती है और जेनिफर अपने पिता क्रैग के साथ ही रहने लगती है। सेलेस्टिन तो आज के टाइम में क्रैग से पूरे तरीके से अपना नाता तोड़ चुकी थी, लेकिन क्रिस्टीना अपने पिता क्रैग से और जेनिफर अपनी मां सेलेस्टिन से आज भी काफी ज्यादा प्यार किया करते थे और इन दोनों ही बहनों की आपस में भी काफी अच्छे से बना करती थी और ये तब ही आपस में मिल पाती जब वो अपने नाना नानी के यहाँ पर घूमने के लिए जाती। और 1996 में वो टाइम आया जब ये दोनों ही बहनें अपने नाना नानी के यहाँ पर आई हुई थी। सेलेस्ट क्रिस्टीना को लेकर अपने माता पिता के घर पर जब आई हुई थी तो जेनिफर को इस बारे में पता चलता है और उसने अपने पिता क्रैग से ये बात कही कि वहां पर मेरी माँ आई हुई होगी और मेरी बहन भी वहां पर जरूर आई होगी, तो क्या मैं वहां पर घूमने के लिए जा सकती हूँ। क्रैग को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी और वो इस बात के लिए हाँ भर देता है और कुछ एक देर बाद ही वो जेनिफर को उसके नानी के घर पर छोड़ आता है। ये दोनों ही बहनें आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और अगले काफी दिनों तक वो यूं ही इंजॉय करती हैं। लेकिन इसी बीच जेनिफर को पता चलता है कि उसके यहाँ पर आ जाने के बाद पीछे से उसके पिता बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और वैसे भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं और जब वो पीछे से अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने एक चिट्ठी भी छोड़ रखी थी जिसमें उन्होंने ये बात लिख रखी थी कि ये डिप्रेशन लगातार मेरे लिए बढ़ता जा रहा है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इसी के चलते मैं अपनी जान गंवा रहा हूँ। जेनिफर इस बात को जानकर काफी ज्यादा निराश होती है और उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि अगर वो यहाँ पर अपनी नानी के घर पर ना आती तो हो सकता है उसके पिता उससे कुछ एक देर बातें करते और उसके बाद उनका मूड पलट जाता। अब वो पूरे तरीके से अकेले रह चुके थे और यही कारण है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी और इसी बात के लिए वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। लेकिन सेलेस्ट ने उसे समझाया, उसकी बहन ने भी उसे समझाया और उसकी नानी ने, जितने भी वहां पर रिश्तेदार मौजूद थे, उन सभी ने उसे समझाना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ क्रैग अब बिल्कुल सिंगल था, उसने अभी भी शादी नहीं की थी और अब जेनिफर अकेली रहने वाली थी। तो सेलेस्ट ने ये बात कही कि तुम्हें अकेले वहां पर मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम यहीं पर अपनी बहन क्रिस्टीना के साथ ही रहने लग जाओ। और दूसरी तरफ क्रिस्टीना के स्टेप फादर स्टीव भी यही बात कहते हैं कि क्रिस्टीना अभी तक यहाँ पर अकेली रहा करती थी, तुम भी हमारे घर आ जाओ और अपनी बहन के साथ ही रहा करो। जेनिफर उनके साथ चली जाती है, उनके घर पर ही रहने लगती है, लेकिन अगले काफी दिनों तक वो अपने पिता को यूं ही याद करती रहती है। लेकिन स्टीव ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो उसे अपनी बेटी के जैसा ही प्यार देने लगता है। वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताता, उसे उस गम से उभरने में मदद करता और कुछ एक दिनों बाद ही जेनिफर उन सारी पुरानी बातों को भूल भी जाती है। अब इनकी फैमिली पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइम बिता रही थी। जेनिफर भी इस परिवार में अच्छे से घुल मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब सेलेस्ट की दिमागी तबीयत बिगड़ने लगी। तो स्टीव उसे अपने साथ एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका सारा चेकअप करवाता है। चेकअप जब हो चुका था तो ये रिपोर्ट आई कि इसके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, जिसे ठीक करने के लिए इसे यहाँ पर एडमिट करना होगा। वो हॉस्पिटल में अगले काफी दिनों तक एडमिट रहती है और लगभग 1 साल तक उसे वहीं पर रहना पड़ता है। उसके बाद वो ठीक हो चुकी थी और वो वापस आ जाती है। फिर से ये परिवार बिल्कुल खुशहाल अपनी जिंदगी बिताने लगता है। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 2 अक्टूबर 1999 का, जब रात का टाइम था और
और जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रुकने के लिए गई हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टीना अभी भी अपने घर पर ही थी और रात का जब टाइम हो चुका था तो किसी ने आकर उनके दरवाजे को नॉक किया। क्रिस्टीना का रूम नीचे ही था तो वो जाकर दरवाजा खोलती है थोड़ा सा और बाहर मौजूद लोगों से ये बात पूछती है कि उन्हें आखिरकार क्या चाहिए। तो उसने देखा कि सामने तो पुलिस खड़ी है और इस चीज को देखकर वो पूरा दरवाजा खोलती है और ये बात पूछती है कि हाँ जनाब, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो पुलिस वालों ने उसे उसका घर का पता बताया और उसके पिता के बारे में पूछा। तो क्रिस्टीना ने कहा कि हाँ, ये घर का पता हमारा ही है और मेरे पिता घर पर ही हैं। तो पुलिस वाले सीधे घर के अंदर जा घुसते हैं और उन्होंने क्रिस्टीना को ये बात बताई कि आपके पिता का फोन आया है, दरअसल उन्हें गोली लगी है। लेकिन क्रिस्टीना को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके चलते वो भी पुलिस वालों के साथ अपने पिता के रूम में जा पहुंचती है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि इसके पिता को एक गोली लगी हुई है। इसकी माँ भी वहीं पर मौजूद है। वो काफी ज्यादा घबरा चुकी है, सिसक सिसक कर अब वो रो रही है और उसके पिता लगभग बेहोश हो चुके हैं। तो पुलिस वाले वहां पर आए और जब उन्होंने वहां के हालात देखे तो उन्होंने यही बात कही कि हम लोग एम्बुलेंस की वेट नहीं कर सकते और उसे पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना ने जेनिफर के पास कॉल किया और घर पर हो रही सारी घटनाओं के बारे में उसे बताया। पुलिस वाले क्रिस्टीना की माँ से छानबीन करनी शुरू कर दी और ये पूछा कि आखिरी टाइम यहाँ पर क्या हुआ था, आप यहीं पर थी तो आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, बस आप हमें उसके बारे में ही बता दीजिए। तो क्रिस्टीना की माँ ने यही कहा कि रात का काफी ज्यादा अंधेरा था, एक बंदा यहाँ पर आता है, शायद चोरी करने के लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन वो चोरी कर पाता उससे पहले ही स्टीव की नींद खुल जाती है और वो उसे रोकने की जब कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर गोली चलाकर वहां से भाग जाता है। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन स्टीव खुद ही हिम्मत करके पुलिस के पास कॉल कर देता है। वो यहाँ पर इसकी बस मदद ही कर रही थी कि तब तक पुलिस यहाँ पर आ जाती है। एक तरफ तो पुलिस वालों ने स्टीव को हॉस्पिटल भेज ही दिया था और दूसरी तरफ वो वहीं पर छानबीन करना शुरू करते हैं कि जरूर उस आदमी ने यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एविडेंस जरूर छोड़ा होगा जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो सच में ही यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था या फिर उसकी कोई और मंशा थी। और जब पुलिस वाले वहाँ पर छानबीन कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक शॉटगन की गोली का कवर मिलता है। वो लोग उसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं और बाकी सारी चीजों की छानबीन करने लगते हैं कि आखिरकार वो बंदा अंदर कहां से घुसा होगा। तो उन्हें पता चलता है कि इस घर का जो पिछला दरवाजा है वो अभी भी खुला हुआ है। और जब उन लोगों ने वहां पर जाकर अपनी पूरी तहकीकात की तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी तोड़ने फोड़ने के भी साइन नहीं है, तो जरूर ये दरवाजा पहले से खुला रहा होगा। तब तक जेनिफर भी वापस आ चुकी थी और उनकी माँ क्रिस्टीना और जेनिफर से ये बात कहती है कि जो भी हो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में तुम ट्रेसी का नाम बिल्कुल भी मत लेना। क्रिस्टीना भी अब हैरान थी, जेनिफर भी काफी ज्यादा हैरान थी कि इस केस में ट्रेसी का क्या लेना देना, और वैसे भी अगर उन्होंने कोई गलती वगैरह की होगी तो पुलिस अपने आप इन्वेस्टिगेशन कर ही लेगी। उनकी माँ को उसके लिए इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। और दरअसल ये ट्रेसी उनकी माँ की एक दोस्त थी। पुलिस वाले जब आकर उन दोनों ही बहनों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्होंने ये बात पुलिस वालों से नहीं छिपाई और उन्होंने साफ साफ ये बात बताई कि जनाब यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी और जो एक सबसे अजीब घटना घटी थी वो ये कि हमारी माँ ने इस बात से साफ इनकार किया है कि हम लोग ट्रेसी का नाम ना लें। तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, बताने से तो उन्होंने मना कर दिया होगा, लेकिन आखिरकार ये ट्रेसी है कौन। तो उन्होंने बताया कि ये एक महिला है जो कि हमारी माँ की काफी अच्छी दोस्त है। लेकिन पुलिस वालों को तो अपनी छानबीन पूरी करनी ही थी, जिसके चलते वो लोग ट्रेसी के पास जा पहुंचते हैं। उस टाइम उन लोगों को उस घर से सिर्फ और सिर्फ एक बंदूक की गोली का एक कवर मिला था जिससे वो लोग कातिल को पहचान सकते थे। और वो लोग जा पहुंचते हैं ट्रेसी के घर पर और उससे जाकर उन्होंने बातों बातों में यही बात पूछी कि क्या आपके पास कोई गन भी है। तो ट्रेसी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक गन है। तो पुलिस वालों ने कहा कि क्या हम लोग उसे देख सकते हैं, और ट्रेसी उसे ले भी आती है। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इस तरह एक केस की छानबीन कर रहे हैं और हमें इस गन की जरूरत होगी। तो ट्रेसी ने कहा कि जनाब इस गन का मेरे पास लाइसेंस है, आखिरकार आप इसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप घबराइए नहीं, आपकी गन आपको वापस मिल जाएगी।
और जब पुलिस वाले उस गन को अपने साथ ले जाकर उसके ऊपर फोरेंसिक टेस्ट करवाते हैं तो यही बात पता चलती है कि ये वाली गोली इसी गन से चलाई गई है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पुलिस वालों ने 8 अक्टूबर 1999 को ट्रेसी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ट्रेसी ने इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया कि ये बंदूक उसने कुछ एक दिन पहले यूज की थी या फिर उसने इस गन से पिछले कुछ एक दिनों पहले किसी के ऊपर हमला किया हो। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन ट्रेसी से पुलिस वाले एक तरफ कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ जेनिफर की माँ उन दोनों ही बहनों को लेकर उनके पिता के फ्यूनरल के लिए ताबूत खरीदने के लिए चली जाती हैं। और जब वो लोग उस दुकान पर पहुंचती हैं, वहां पर उन लोगों ने ताबूत खरीद लिया तो उसकी माँ ने वहीं पर साइड में रखे एक ताबूत को और चेक किया और उसने अपने बेटियों को वो ताबूत दिखाते हुए ये बात कही कि ये वाले ताबूत तुम्हारे लिए कैसे रहेंगे। और इस टाइम के हालात काफी ज्यादा सीरियस थे और वो दोनों ही बहनें इस बात को समझ नहीं पाई कि अभी तो वो सिर्फ 18 साल की हुई हैं और इस तरह का मजाक आखिरकार उनकी माँ उनसे क्यों कर रही है। और वैसे भी अगर वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई हुई होती तो वो कुछ भी मजाक कर सकते थे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकती है। लेकिन उन दोनों ही लड़कियों ने इस बात को इग्नोर किया और वो अपने पिता के लिए वो ताबूत खरीद कर वापिस आ जाती हैं। उसके बाद उनके पिता का फ्यूनरल मनाया जाता है और वो दोनों ही लड़कियां अपने पिता के इस गम से अगले काफी दिनों तक बाहर नहीं आ पाई कि उनका एक स्टेप फादर था जो कि उन्हें अपने सगे माता पिता से भी काफी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो जेनिफर की माँ लगातार अपना दिमागी संतुलन शायद खोती जा रही थी, क्योंकि 16 फरवरी 2000 को सिलेस्ट अपनी दोनों बेटियों से ये बात कहती है कि चलो आप घर पर चलते हैं। वो उन दोनों को ही अपने घर पर लेकर जाती है, अपने बेडरूम में लेकर जाती है और वहां पर जाकर अपने बैग से एक चाकू निकालती है और उसने अपने बेटियों से ये बात कही कि चलो हम लोग सुसाइड करते हैं। और ये बात बोलकर वो चाकू अपने पैर में वो घोंप लेती है। जैसे ही उसके पैर से खून निकलने लगता है तो वो दोनों ही लड़कियां इस बात को समझ गई कि उसकी माँ का जरूर दिमाग खराब हो चुका है और उन लोगों ने तुरंत 911 पर कॉल कर दिया और उन्हें सारी की सारी बातें बताई कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ एक देर बाद ही पुलिस वहाँ पर आ पहुँचती है और सेलेस्टन को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जा पहुँचती है। वहाँ पर उसे एडमिट करवाती है और उसका इलाज करवाने लगती है। लेकिन इसी बीच जब वो दोनों बहनें अपने घर पर थी तो उन्होंने बैठकर बातें करना शुरू किया कि उस दिन जो उनकी माँ उनके लिए ताबूत खरीद रही थी, हो सकता है आज वो ताबूत उनके काम आ ही जाते, क्योंकि वो तो उन्हें मारने पर तुली हुई थी। लेकिन जब उसकी माँ हॉस्पिटल में थी तो वो अपने घर पर अपनी बेटियों के पास कॉल करती है और वो काफी सारी अजीबोगरीब बातें उनसे करती थी। ये बात कहती थी कि मैंने तुम्हारी सुपारी दे दी है, जरूर तुम कुछ एक दिनों के अंदर ही मरने वाली हो। ये बात सुनते ही वो दोनों बहनें काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो बाहर जाकर एक होटल में रहने लगती हैं जहां पर उन्हें कोई भी नहीं जानता था। और इसी तरह के अगले काफी दिनों तक टाइम बीतता है जब उसकी माँ लगातार अपनी बेटियों के पास कॉल करती रहती थी और जब वो बेटियां अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती तो उनकी माँ यही बात कहा करती थी कि बहुत जल्द तुम लोग भी मरने वाली हो, मैंने तुम्हारी सुपारी दे दी है। तो उन दोनों ही लड़कियों ने उसकी ये बात रिकॉर्ड कर ली और वो लोग पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं और ये बात बताते हैं कि उसकी माँ अक्सर उनके पास फोन कर कर ये बात कहती है। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले तो उन दोनों ही लड़कियों को सिक्योरिटी दी, क्योंकि उसकी माँ ने जिस तरह से ये बात कही थी कि उसने किसी को उनकी सुपारी दे दी है तो हो सकता है उन लड़कियों के ऊपर हमला हो जाए। और जब ट्रेसी को इस बारे में पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों को पुलिस की सिक्योरिटी मिल चुकी है और उन्हें अब कुछ नहीं होने वाला, तो उसने सारी की सारी बातें पुलिस वालों के सामने बतानी शुरू की। उसने बताया कि स्टीव को उसी ने मारा है और उसे मारने वाली वो सिर्फ अकेली नहीं जबकि सेलेस्टी उसके साथ ही मिली हुई थी। उन दोनों ने मिलकर स्टीव की जान ली है। दरअसल इन दोनों की ही मुलाकात एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में हुई थी और वहां पर सेलेस्टी को कुछ एक दिनों पहले ही एडमिट करवाया गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताती हैं और इसी टाइम बिताने के बीचों बीच उन दोनों की आपस में कुछ ज्यादा ही बनने लगती है। धीरे धीरे कर वो लोग एक दूसरे के नजदीक आने लगी और आज के टाइम में ट्रेसी अपनी समझ से यही बता रही थी कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप के बीच एक तो स्टीव आ रहा था और दूसरी उनकी दोनों बेटियां। तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर इन्हें अपने रास्ते से हटा देंगी। और इसी बीच ट्रेसी ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि सेलेस्टी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान है और मैंने उसे कंट्रोल कर भी लिया और उसे कंट्रोल करके ये बात बताई कि उसका पति उसके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करता है। भला इस तरह कौन अपनी वाइफ को
मेंटल हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है। मेरे पति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और मैंने आज उसे छोड़ दिया है। लेकिन सेलेस्टी ने ये बात कही कि उसका पति उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और उसकी 2 बेटियां भी हैं और इसी तरह की कुछ एक वो उससे बातें कहती है। तो उसने ये बात कही कि हो सकता है वो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ रह रहे हो और इसी तरह वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें उनका पक्का काम करना होगा तभी जाकर वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। और इसी तरह उसने काफी दिनों तक उसे वहां पर समझाया और बाद में जब वो ठीक हो गई तो स्टीव उसे अपने साथ लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ एक दिनों बाद ही ट्रेसी को भी वहां से छुट्टी मिल जाती है। बाद में ये लोग बाहर भी मिलने लगती हैं और धीरे धीरे कर ट्रेसी सेलेस्टी के घर पर आ पहुंचती है। वो अब इसके घर पर भी आने लगी थी। सेलेस्टी ने अपने घर वालों को ये बात बोल रखी थी कि ये मेरी फ्रेंड है और उसके घर वाले भी इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन अब इनका ये मिशन था कि इस पूरे परिवार को ठिकाने लगाना है, जिसके लिए वो पूरी प्लानिंग बनाते हैं। और सेलेस्टी ने ये प्लान बनाकर पहले ही उसे दे दिया था कि कहां से वो अंदर घुसकर आने वाली है। रात को ही वो दरवाजा खुला छोड़ देगी और वो अंदर आकर किस तरह से उसके पति की जान ले लेगी। बिल्कुल उसने ऐसा ही किया और उसने जाकर उसके पति को मार डाला। लेकिन उसका पति जब तक उसे पहचान पाता, अच्छे से देख पाता, वो वहां से भाग निकली थी। उसके बाद खुद स्टीव ने ही पुलिस के पास कॉल किया। उसकी वाइफ ने इतनी भी मदद उसकी नहीं की कि वो खुद तो पुलिस वालों के पास कॉल कर दे या फिर उसकी जो नीचे बेटी सो रही है कम से कम उसी को जाकर इन्फॉर्म कर दे। वो बस यही बात बोलती रही कि मैं उस टाइम काफी ज्यादा घबरा गई और कुछ भी समझ नहीं पाई। लेकिन आज के टाइम में स्टीव अपनी जान गंवा चुका था और उन दोनों ही महिलाओं की अब नजर थी उन दोनों लड़कियों के ऊपर। तो क्रिस्टीना और जेनिफर ने वो वाली रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के सामने पेश कर दी थी जहां पर उनकी माँ उसे मारने की धमकी दे रही थी। और यही रिकॉर्डिंग जब कोर्ट में पेश की गई तो जज ने यही कहा कि अगर ये महिला बाहर रहती हैं तो ये इन लड़कियों के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं, जिसके तौर पर उनके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक कत्ल भी कर रखा था और इन सारे कारनामों को देखते हुए उन्हें 40 साल की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों, इस घटना में सेलेस्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसे पूरे तरीके से ट्रेसी ने अपने बहकावे में ले लिया था क्योंकि वो दिमागी तौर पर कमजोर थी और उससे कुछ इस तरह के कारनामे करवाए। और ऐसी घटना को अगर देखें तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि सेलेस्टी एक विक्टिम थी या फिर किलर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज से पहले भी हम लोग काफी सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं जहां पर कोर्ट में कोई ना कोई मुजरिम अपने आप को मेंटली अनफिट दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो जज इसे जेल में भेजने की बजाय हॉस्पिटल भेज देगा। वहां पर कुछ एक दिन इसका इलाज चलेगा और उसके बाद ये पूरे तरीके से फ्री हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगने वाले। और ऐसा ही कुछ आज के केस में भी होने वाला था। लेकिन उसने क्राइम ही इतना ज्यादा खतरनाक कर रखा था, पूरी की पूरी फैमिली को ही उसने निपटा रखा था, जिसके चलते जज ने उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दिखाई और सीधी उसे मौत की सजा सुना दी। ये कहानी शुरू होती है कैंसस यूएसए से, जब 15 जनवरी 1963 को जेम्स क्रिक केहलर का जन्म होता है। इसके जन्म के बाद इसके माता पिता वेन और प्रेटिस्टा काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग और ज्यादा खुश तो तब हो जाते हैं जब कुछ एक दिनों बाद ही इसके पैदा होने के इनकी जिंदगी में इसका एक छोटा भाई भी आता है जिसका नाम उन लोगों ने क्रिस रखा। ये दोनों ही भाई पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे थे और इनकी नॉलेज का हम लोग अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जेम्स जब अपना स्कूल कंप्लीट करके अपने कॉलेज के लिए जाता है तो वहां पर ये बड़े ही आराम से इंजीनियरिंग की अपनी सीट बुक कर लेता है। ये अपने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की अब पढ़ाई कर रहा था। ये इंजीनियरिंग को इतने अच्छे से कर रहा था कि ये अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स में से एक था। सारे ही स्टूडेंट इसे काफी अच्छे से जानते थे और ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते करते अपने सेकंड ईयर में आ चुका था। अब वो थर्ड ईयर में आ चुका था और उसी टाइम जेम्स की मुलाकात होती है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट कैरल से। कैरल भी जेम्स की तरह पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी और इसके साथ साथ इन दोनों के शौक काफी ज्यादा और भी तरह के मैच किया करते थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताकर काफी अच्छा महसूस करते
करते थे। धीरे धीरे कर ये लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जैसे ही जेम्स की डिग्री कंप्लीट होती है तो जेम्स की यूनिवर्सिटी में काफी सारी ऐसी कंपनियां आई हुई थी जो कि उसे हायर करने के लिए तैयार थी। जेम्स एक मल्टी टैलेंटेड बंदा था, उसके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर लेकर कोई बच्चा जाता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था और कोई ना कोई जुगाड़ वो उनके लिए कर ही देता था, जिसके चलते वो वहां पर मौजूद सारे ही बच्चों के बीच काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा था। उसके पास पैसे की, पावर की या फिर जॉब की बात की जाए, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इन सारी चीजों के मिलने के बाद उसके अंदर एक अलग ही तरह का एटीट्यूड आ चुका था। अब उसे हर एक चीज एक पर्टिकुलर वे में चाहिए थी, एक सीक्वेंस में चाहिए थी। ऐसा नहीं कि कोई भी सामान कहीं पर भी रख दिया जाए, जबकि उसने अपने यूनिवर्सिटी टाइम में भी अपने रूम में हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक जगह बना रखी थी और सारी चीजों को वो अच्छे से रखा करता था। ये बात धीरे धीरे कर जैसे जैसे कैरल उसके पास रहती है वो भी इन सारी चीजों को सीख जाती है और कुछ एक दिनों बाद ही जेम्स को जॉब भी मिल जाती है। अब वो जॉब करने लगा था। टाइम बीतने के साथ साथ उसने कैरल से भी शादी कर ली और कैरल को उसकी सारी की सारी आदतों के बारे में काफी अच्छे से पता था। उसे पता था कि घर का कोई भी सामान इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए, हर एक जगह अच्छे से सफाई होनी चाहिए, हर एक चीज को एक पर्टिकुलर वे में रखना है। जहां से कोई चीज उठाई है उसको वहीं पर रखना है, क्योंकि जेम्स को उस चीज की अगर जरूरत पड़ती है और उसे वहां पर वो चीज नहीं मिलती है तो वो पैनिक करने लगता है। अब कैरल की उसके साथ शादी हो चुकी थी तो अब वो उसके घर पर आ चुकी थी और वो ही इन सारी चीजों को देखा करती थी। कैरन और जेम्स की शादी के बाद अगले काफी दिनों तक बड़े ही अच्छे से टाइम बीतता है। शादी के लगभग 1 साल बाद ही 1991 में उनके घर पर एक लड़की होती है जिसका नाम उन लोगों ने एमिली रखा। 1993 में उनकी दूसरी लड़की लॉरेन हुई और 1999 आते आते कैरन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी कि इसी टाइम जेम्स को एक काफी अच्छी कंपनी से ऑफर लेटर आता है। ये कंपनी वेडफोर्ड में मौजूद थी और इस बात को लेकर जेम्स का पूरा ही परिवार काफी ज्यादा खुश था। जेम्स का ये कहना था कि ये जो बच्चा आने वाला हमारी जिंदगी में है ये हमारे लिए काफी ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी में जाने के बाद हमारी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी और ये सारी की सारी चीजें तभी संभव हो पाई हैं जब से ये बच्चा तुम्हारी कोख में आया है। कुछ ही दिनों बाद कैरन की डिलीवरी होती है और उन्हें एक लड़का होता है। इस लड़के का नाम उन लोगों ने शान रखा और इसी तरह वो अपने सारे ही बच्चों की काफी अच्छे से परवरिश कर रहे थे। आज के टाइम में एमिली स्पोर्ट्स में अपना कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रही थी, लॉरेन दूसरी तरफ म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी और वहीं शॉन के बारे में बात की जाए तो वो आर्कियोलॉजिकल चीजों में, हिस्टोरिकल चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था और इन सारे ही लोगों का बड़े ही अच्छे से जेम्स ध्यान भी रख रहा था। उनकी अपने पड़ोसियों के साथ काफी अच्छी बनती थी और उनके पड़ोसी हमेशा इस बात की मिसाल दिया करते थे कि फैमिली हो तो इन जैसी, क्योंकि जॉन एक काफी अच्छी जॉब लगा हुआ था, उसकी वाइफ घर पर पूरे तरीके से अच्छे से मैनेजमेंट कर रही थी और इनके तीनों ही बच्चों को अगर देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। इनके परिवार को देखकर ये बात उनके पड़ोसी कहा करते थे कि इन्हें कोई भी परेशानी नहीं और हर एक परिवार इसी तरह का होना चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये परिवार जितना बाहर से खुशहाल दिखाई पड़ता है इतने ही इस परिवार के अंदर दिक्कतें भी चल रही हैं। क्योंकि 2007 में कैरन अपनी छोटी बहन लिंडा से मिलती है और उसने अपनी बहन को ये बात बताई कि वो लगातार धीरे धीरे कर डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है, क्योंकि जेम्स अब उसके ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि घर पर मौजूद सारे के सारे लोग खुश हैं या फिर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद की ख्वाहिशें पूरी चाहिए। घर का पूरा हिसाब वो मुझसे मांगता है। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देखी जाए या फिर एक एक रुपए का हिसाब ही क्यों न ले लिया जाए। जब भी वो शॉपिंग करके घर पर वापस आती है तो घर पर आते ही वो ये बात कहता कि शॉपिंग के बिल कहाँ पर हैं, तुमने वहां पर क्या कुछ खर्चा किया, किस चीज पर तुमने एक्स्ट्रा खर्चा किया, आज तुमने कितने रुपयों की शॉपिंग की और वहां पर भी तुमने फिजूल खर्च कितना किया। घर का जो हर रोज का सामान आता है, दूध दही वगैरह, उसके भी एक एक हिसाब वो मांगता है, सारी की सारी रसीदें वो मुझसे मांगता है और 1 रुपया भी इधर उधर हो जाता है तो वो ये बात पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो पैसे कहाँ पर गए। वो इस बात के लिए अब लगातार स्ट्रिक्ट होता जा रहा है कि जब भी वो घर पर वापस आए तो शाम के टाइम कैरन वहीं पर होनी चाहिए, तीनों की तीनों बच्ची
बच्चे वहीं पर होने चाहिए और उन्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर रोज रात 8 बजे का ये रूटीन बन चुका है कि सारे के सारे लोग 8 बजे तक खाना खा लेंगे, क्योंकि उसके बाद उसे अपनी वाइफ के साथ बेड पर फिजिकल रिलेशन बनाना होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं, बस वो लोग सो जाया करते थे। और ये रूटीन किसी 1-2 दिन का या फिर 1-2 महीनों का नहीं, जबकि पिछले काफी सालों से यही रूटीन चलता आ रहा है। जेम्स को अब इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि आज के टाइम में उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी पत्नी क्या कर रही है, वो लोग अपने घर पर खुशी से रह भी रहे हैं या फिर उन्हें कोई दिक्कत है। अब उसके बच्चे काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो उसके बच्चे अक्सर इस बात के लिए जिद कर लेते हैं कि उन्हें बाहर की कुछ एक चीजें खानी है, और इस चीज के लिए जब वो जेम्स से पैसे मांगती है तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने ये बात कही कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए, ज्यादा तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ घर का काम किया करो और इन बच्चों को समझाओ कि बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए और इन्हें अपना ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए। आज के टाइम में वो ये सारी की सारी बातें अपनी बहन को बता रही थी और ये बात भी बताई कि इन सारी चीजों की वो कंजूसी कर रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में वो बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है। और इस बात से तंग आकर उसने खुद ही बेकरी का काम करने की सोची है। वो घर पर अब केक बनाया करेगी और जो भी हो, जो उनको जब पता इस बारे में चलेगा तो देखा जाएगा। ये बात सोचकर वो घर पर ही केक बनाने शुरू कर देती है। अब वो बेचने लगती है और धीरे धीरे कर उसके पास पैसे आने लगते हैं। अब सारे के सारे खर्चे वो अपने बच्चों के बड़े ही आराम से निकाल लिया करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे कर इस बात से घबराने भी लगती है कि पता नहीं जॉन को इस बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह का रिएक्शन देगा। लेकिन ज्यादा उसने इस बारे में नहीं सोचा और वो लगातार अपनी बेकरी वाला काम करती रही और इससे वो अपने बच्चों का भी खर्चा आराम से निकाल लिया करती थी। अब उसके पास कुछ एक पैसे इकट्ठा होने लगे थे तो उसको ये बात ध्यान आती है कि शादी से पहले जब वो अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में रहा करती थी, अपने बचपन के दिनों में जब वो स्कूल जाया करती थी, तो वो अपनी फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया करती थी। लेकिन आज के टाइम में जब से उसकी शादी हुई है उसने फिटनेस को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। लेकिन अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो चुके हैं तो क्यों न वो वहीं पास में मौजूद एक जिम को ज्वाइन कर ले। वो जाकर इस जिम को ज्वाइन कर लेती है। अगले काफी दिनों तक वो वहां पर एक्सरसाइज करती है, लेकिन अब वो घबराने लगी थी कि पहले तो उसने बेकरी शुरू कर दी, आज के टाइम में वो यहाँ पर जिम में भी आ रही है, पता नहीं जेम्स को इस बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह का रिएक्शन देगा। तो उसने ये बात सोची कि जेम्स को इस बारे में अपने आप पता चले उससे पहले ही मैं बता देती हूँ। और उसके बाद एक रात जब वो सोने के लिए जा रहे थे तो उसने जेम्स को ये बात बताई कि वो आजकल जिम के लिए जा रही है और उसके लिए उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से वो कुछ एक केक बनाकर बेच रही थी और उसे वहां से वो पैसे मिल रहे थे। तो जेम्स ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये बात कही कि मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम पूरा का पूरा दिन क्या करती हो, बस शाम के टाइम जब मैं वापस अपने जॉब से वापस आऊं तो मुझे सारे के सारे लोग घर पर ही चाहिए। इस बात के लिए कैरेन राजी हो जाती है और उसने यही बात कही कि उसके आने से पहले वो सारे लोग यहीं पर रहा करेंगे। और इसी तरह वो अगले काफी दिनों तक उस जिम में जाती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इस जिम में एक नई इंस्ट्रक्टर आ जाती है और इसका नाम था सनी राइस। जिम में एक्सरसाइज के दौरान सनी काफी बार कैरेन से मिला करती थी, उसे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज जब वो सिखाया करती थी तो सनी ने ये बात कैरेन से कही कि तुम्हारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो सच में ही काफी ज्यादा लाजवाब है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार ही समझाना पड़ता है, उसके बाद तुम हर एक एक्सरसाइज बड़े ही परफेक्टली करती हो। ये बात सारी की सारी वो बोला करते थे। अब आपस में कुछ एक दिनों बाद ही वो लोग आपस में बातें करने लगती हैं और इसी तरह बैठे बैठे एक दिन ऐसा भी आया जब कैरेन ने अपनी सारी की सारी कहानी सनी को बता दी थी। सनी को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो विश्वास नहीं कर पाती है कि एक इस तरह की होनहार लड़की जो कि अपने बच्चों को भी संभाले हुए है, खुद उनका खर्चा उठा रही है, खुद के लिए एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल रही है, घर को भी संभाले हुए है, आखिरकार ये लड़की कैसे करती होगी। और सनी कैरेन से यही बात कहती है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। और इसी तरह वो अलग अलग तरह से अब जिम में मिला करते थे, बाहर भी वो लोग मिलने लगे थे। जब भी खाली टाइम हुआ करता था तो कैरेन सनी के पास कॉल कर लेती। शॉपिंग करने के लिए जब वो जाया करते थे तो एक दूसरे को वो लोग आपस में बुला लिया करते थे और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो लोग एक
दूसरे के साथ बिताने लगे। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे ये लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो ये एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए। और एक टाइम ऐसा भी आया जब सनी और कैरन एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए। ये अब रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन अभी भी कैरन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इसके साथ रिलेशन बनाने तो लगी है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसके पति को इस बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह का रिएक्शन देगा। अब कैरन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सनी के साथ बिताने लगी थी और सनी भी कैरन के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ कैरन इस बात से घबराई हुई थी कि पता नहीं उसके पति को जब इस रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह का रिएक्शन करेगा। तो एक दिन ऐसा भी आया जब उसने ये बात सोच ली कि वो अपने इस रिलेशन के बारे में अपने पति को बता देगी। जैसा भी हो, अगर उसे बाहर से कहीं से पता चलता है तो वो और ज्यादा गुस्सा होगा, तो उसके ज्यादा गुस्सा होने से पहले ही वो अपने पति को इस बारे में बता देगी। और अगले काफी दिनों तक ये बात सोचकर कि आखिरकार वो किस तरह से ये बात अपने पति को बताएगी, आखिरकार वो उसे बता भी देती है। लेकिन इस बारे में जब जेम्स को पता चलता है तो उसका भी दिमाग घूम गया। उसने ये बात कही कि वो भी एक लेडी है, तुम भी एक लेडीज हो, आखिरकार तुम उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो। लेकिन जो भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ एक यही बात आज भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा दिन तुम कहीं पर भी घूमो, लेकिन आखिर में रात के टाइम जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे यहीं पर मिलनी चाहिए। कैरन इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं उसके पति ने आखिरकार इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे भर दी, और क्या सच में ही इसे इस रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह के अगले काफी दिनों तक ये बात वो सोच रही थी। लेकिन इस बात को बीते हुए लगभग अभी 1 महीना ही हुआ होगा कि जेम्स ने कैरन को ये बात कही कि जो तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है जिम में तुम्हारे साथ रहती है आज के टाइम में, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, उसे किसी दिन घर लेकर आओ। आखिरकार तुम उसके साथ रिलेशन कितने दिनों तक बनाओगी, किसी दिन उसे घर पर लेकर आओ, मैं भी उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। और ये बात सुनते ही कैरन को समझ आ चुका था कि आखिरकार उसके पति ने इस रिलेशनशिप के लिए उसे हाँ क्यों कह दी थी। जेम्स की ये बात सुनकर कैरन ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जेम्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने ये बात कैरन से कही कि अगर वो तुम्हारी साथी यहाँ पर आकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है तो मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। कैरन इस बात से अभी भी साफ इनकार कर रही थी, तो जेम्स ने कैरन से ये बात कही कि उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं, आज के बाद तुम उसके पास भी नहीं जाओगी। ये बात कैरन से बोलकर अब वो नॉर्मली अपनी जॉब पर जाने लगता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये महिला आज के टाइम में भी उससे मिल रही है और अब ये दोनों ही एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ चुकी हैं। तो अब जेम्स को ये बात लगने लगी थी कि अगर ये महिला उस महिला के साथ यूं ही बाहर घूमती रहती है तो एक ना एक दिन इनका परिवार टूट जाएगा, और परिवार टूट जाए उससे काफी ज्यादा अच्छा होगा कि ये इसका इंतजाम पहले ही कर दे। तो जेम्स ने काफी सारी कंपनियों में अपने रिज्यूम भेजे और ये बात बताई कि मुझे किसी और शहर में एक जॉब की जरूरत है। जिस तरह की उसकी क्वालिफिकेशन थी, ये सारी की सारी चीजें देखकर अलग अलग तरह की कंपनियां उसे और ज्यादा पैसे देकर अपनी कंपनी में आने के लिए बोलती हैं, और जेम्स इस बात के लिए तैयार हो भी जाता है और उसे जॉब मिलती है कोलंबिया मिजोरी कैंसस के पास मौजूद एक शहर में। अब ये बात जेम्स सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेकर उस महिला से काफी ज्यादा जब दूर चला जाऊंगा तो इन दोनों के बीच बातें नहीं होंगी, और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे कर कैरन सनी को भूल जाएगी। यही बात सोचकर वो दूसरी जगह, दूसरे शहर में चले जाते हैं और ऐसा ही कुछ होने भी लगता है। लेकिन इस घटना के 3-4 महीने बाद एक इनविटेशन जेम्स को उसके दोस्त की तरफ से मिलता है। दरअसल वो किसी तरह की एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था और उसने जेम्स को अपनी पूरी फैमिली के साथ आने के लिए कहा था। तो जेम्स वहां पर जा पहुंचता है अपनी पूरी ही फैमिली को लेकर, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो सनी भी आई हुई है, और सनी को देखते ही उसकी पत्नी कैरन उसके पास जा खड़ी होती है। कुछ एक देर तक तो वो वहां पर बैठकर बातें करती हैं, उसके बाद ड्रिंक करने लगती हैं। धीरे धीरे कर जब और पार्टी आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, और डांस करते करते वो वहीं पर फ्लोर पर किसिंग करने लगती हैं। अब सारे ही लोग उन दोनों महिलाओं को देख रहे थे और ये बात कर रहे थे कि ये वाली महिला जेम्स की वाइफ है। सारे लोग जेम्स की तरफ देख रहे थे और जेम्स अब कुछ भी समझ नहीं पाया। सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी, जिसके चलते वो कैरन के पास जाता है और उसे अपने साथ
वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक कैरेन जेम्स से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, तो उसने अपना हाथ जेम्स से छुटवाया और उसे एक चाटा मार दिया। जेम्स उसे समझाकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरेन ने उस टाइम कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी, जिसके चलते उसने कोई भी लिहाज उसका नहीं रखा और ये बात कहनी शुरू कर दी कि जिस तरह से तुम मुझे कंट्रोल करके रखना चाहते हो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन इस टाइम जेम्स किसी भी तरीके का कोई सीन क्रिएट यहाँ पर नहीं करना चाहता था, जिसके चलते वो वापस अपने घर पर आ जाता है। अगली सुबह तक कैरेल भी घर पर आ चुकी थी और उन दोनों के बीच घर पर काफी ज्यादा कहासुनी होती है। और उसके बाद कैरेन ने ये बात कही कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मेरे बच्चों को ही तो पालना है, मैं इन्हें अपने आप ही पाल लूंगी। और कैरेन अपने बच्चों को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। वो बाहर जाकर किसी होटल में अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगती है। अब जेम्स का भी दिमाग खराब होता जा रहा था, उसका अपनी कंपनी में अपने काम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिसके चलते उसने वहां पर मेडिकल लीव डाल दी और वो अपने घर पर ही आकर शराब पीने लगता है। लेकिन इसी टाइम जब वो शराब में धुत होकर अपने घर पर पड़ा रहा करता था, तो दूसरी तरफ कैरेन ने उसके पास डिवोर्स के कागज भेज दिए और ये बात कही कि ये सारे के सारे बच्चे भी मेरे साथ ही रहने वाले हैं। जेम्स को ये बात लग रही थी कि उसके हाथ से उसका पूरा परिवार अब निकल चुका है और वो उसे जाकर फिर से बचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जेम्स ने कभी भी ये बात नहीं सोची थी कि कैरेन उसकी भरी पार्टी में बेइज्जती कर देगी, पूरे तरीके से वो अपना कंट्रोल खुद पर ही रख लेगी और उसके हाथ अब कुछ भी नहीं रहने वाला। तो धीरे धीरे कर उसका दिमाग सटकने लगता है और वो अपनी कंपनी में जाकर रिजाइन दे देता है। घर पर अब उसे घुटन महसूस होने लगी थी, तो वो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पर भी अगले काफी दिनों तक समय बिताने के बाद उसे बार बार ये बात याद आया करती थी कि किस तरह से पूरे घर पर उसका राज हुआ करता था, जिस भी तरह का वो कहा करता था बिल्कुल वैसा ही हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में उसके हाथ कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कैरेन अभी तक तो होटल में रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर उसके सारे के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं और उसके बाद वो जा पहुंचती है अपनी माँ के घर। वहां पर जाकर उसने सारी की सारी बातें बताई और उसकी माँ ने यही बात कही कि चलो ठीक है बेटा, तुम वापिस आ गई हो तो तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद टाइम आया 28 नवंबर 2009 का, जब पुलिस वालों के पास एक कॉल जाती है और उसमें एक घबराई हुई बूढ़ी महिला पुलिस वालों को ये बात कहती है कि उनके घर पर कोई व्यक्ति आ घुसा है और वो लगातार फायरिंग करता जा रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही शायद वो बंदूक वाला बंदा उस बूढ़ी महिला के पास पहुंच चुका था और उसके ऊपर भी शायद उसने फायर कर दिया था। अभी तक पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये महिला कौन है, इसके ऊपर किसने हमला किया। लेकिन इस घटना के कुछ एक देर बाद ही एक और कॉल पुलिस वालों के पास पहुंचती है और अब की बार ये कॉल किया था शॉन ने। उसने ये बात बताई कि हमारे घर पर हमारे पिताजी बंदूक लेकर आ घुसे हैं और वो सारे के सारे लोगों को मार रहे हैं। सारा का सारा अता पता उसने बताया और कुछ एक देर बाद ही पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं। पुलिस वाले जैसे ही आकर अपनी गाड़ी रोकते हैं, तब तक वहां बाहर खड़े पड़ोसियों ने ये बात कही कि जिस बंदे ने यहाँ पर आकर फायरिंग की थी वो तो यहाँ से जा चुका है। तो सारे के सारे पुलिस वाले अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा बचा है जो कि अभी भी जिंदा हो। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कैरल बीच आंगन में ही पड़ी है और वो अपनी जान गंवा चुकी है। इसके बाद वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियों में जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एमिली की डेड बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पर एमिली भी अपनी जान गंवा चुकी है। थोड़ा और अंदर जाकर जब वो लोग देखते हैं तो उन्होंने देखा कि लॉरेन यहाँ दीवार के सहारे बैठी हुई है। इसके पेट में एक काफी ज्यादा बड़ा होल हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी सांसें चल रही है। और वो पुलिस वालों को एक यही बात बताती है कि ये सारे के सारे कांड मेरे पिताजी ने किए हैं। पुलिस वाले घर के अंदर जाकर और ज्यादा अच्छे से जब छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पर एक बूढ़ी महिला की डेड बॉडी भी मिलती है और ये कैरेन की माँ थी, जो कि सबसे
सबसे पहले पुलिस वालों के पास कॉल कर रही थी, लेकिन तब तक जेम्स वहां पर आ जाता है और इन्हें भी शूट कर देता है। जेम्स के सामने उसका बेटा शान भी आया था, लेकिन उसने उसे गोली नहीं मारी और उसे बंदूक के साथ इशारा करते हुए ये बात कही कि वो यहाँ से चला जाए। वो तुरंत बाहर जाता है पड़ोसियों के यहाँ और वहां से पुलिस वालों के पास कॉल करता है। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम में गोली खाने के बाद लॉरेन ही जिंदा बची थी, तो उसे एम्बुलेंस में डालकर जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसने भी अपनी जान गंवा दी। पुलिस वाले अब जेम्स को ढूंढने लगे थे, चारों तरफ उसकी खोजबीन चल रही थी कि इसी बीच पुलिस वालों को जेम्स जंगल की तरफ मिलता है जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। और पुलिस वाले जब जाकर साइड में चेक करते हैं तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर उस बंदूक को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसने इन सारे के सारे लोगों की जान ली थी। पुलिस वालों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार उसने ये सारे के सारे कांड क्यों रचे थे। जेम्स ने यही बात कही कि मेरी वाइफ अब मेरे काबू से पूरी तरीके से बाहर जा चुकी थी, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वो खुद तो डिवोर्स करके मुझसे दूर जा ही रही थी, मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेकर जा रही थी। जिसके बाद उन्होंने उससे ये बात भी पूछी कि आखिरकार फिर तुमने सोन को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो उसने ये बात कही कि अभी ये एक छोटा बच्चा है, इसे जो कुछ भी हम लोग समझाएंगे ये समझ जाएगा। लेकिन उन दोनों ही लड़कियों को मैंने इसलिए मार डाला क्योंकि जब उनकी माँ उसके घर को छोड़कर जा रही थी तो वो दोनों इस बात के लिए एग्री थी और वो दोनों ही उसकी बुराइयां कर रही थी। ये सारी बातें पता चलते ही पुलिस वाले उसे कोर्ट में पेश करते हैं और वहां पर जज ने जब उसके इन सारे कारनामों को देखा तो उसे मौत की सजा सुना दी। जेम्स के वकील ने ये बात जज से कहने की कोशिश की कि जनाब जिस टाइम इसने ये सारे के सारे कत्ल किए थे ये पूरी तरीके से सुन पड़ चुका था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, गुस्से गुस्से में इसने ये सारी की सारी चीजें की हैं, पूरे तरीके से अब इसका दिमाग हिल चुका था जिसके कारण इसने ये सारा का सारा कांड रच दिया। लेकिन जज का ये कहना था कि इस बंदे ने जो कुछ भी ये काम किया है ये सारी की सारी एक प्लानिंग थी। इसने बंदूक उठाई, बाद में वहां पर जाकर इसने उसे शूट किया और ये नहीं कि 5 मिनट में ही ये सब हो गया होगा। जबकि ये बंदा अपनी बंदूक का जुगाड़ करता है, उसके बाद उनके घर पर पहुंचा तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग करके गया था जिसके चलते इसके लिए मौत की सजा ही बनती है। वैसे दोस्तों आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है, वो भी खास तौर पर कैरल के बारे में जो कि पूरी जिंदगी इसके दबाव में रहती है और आखिर में जब उसने खुलकर जीने की कोशिश की वो अपनी माँ के घर पर चली जाती है तो वहां पर जाकर इसने उसकी जान ले ली और इसके साथ साथ उसकी माँ को भी जान से मार डाला और उसकी दोनों बेटियों की भी जान ले ली। क्या इसे मौत की सजा मिलना ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।